आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है। 24 कैरेट कविता। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आहा, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने का। आहा, वाह 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 वाह। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। आज ऐसा कोई पराक्रम प्रदर्शन का अवसर नहीं है। संतों की उपस्थिति है, जिस कार्यक्रम में संत आ जाए वो वैसे ही यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात है कि 3 पीढ़ियां सुन रही हैं। हमारे परिवार की बिटिया ने अपनी बात कही, बड़े मन से कही। 5वीं पीढ़ी में लाला जी के बाद की 5वीं पीढ़ी, 3 पीढ़ियां तो यहीं सुन रही हैं। तो मेरा मन है कि कभी कभी हमारे मन में ये आता है, मेरे मन में ये आता है कि कोटा के मेले में 1.5 लाख लोगों में 20 लाख रुपया लेकर भी मैं संतोषी भाव के साथ नहीं लौटता कि जो आत्मा से लिखी थी वो वाली कविता नहीं सुनाई, जो ताली के लिए आवश्यक थी, उत्साह के लिए आवश्यक थी, वो कविता सुना दी। आज सुयोग से बिहारी जी ने यह अवसर मुझे दिया है, और कवियों तुमको अवसर दिया है कि जो तुम्हारी आत्मा का अंतर्नाद बजता हो कविता में, जो तुमने एकांत के उन क्षणों के लिए लिखी हो, जिसे तुम सुनकर खुद रोए हो, खुद गाया हो, आज वो महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। चाहो तो वो वाली कविता आज सुनाओ, कुछ ऐसा सुनाओ। तो ये अवसर अगर जुटा है तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बिना किसी भूमिका के मैं पहले कवि से अनुरोध करता हूं कि वो कविता पढ़े। जब कवि ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि भी पृथ्वी पर जा, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कहाँ भेज दूं, तो उसने कहा जी मुझे आप जंगल में भेज देना, मरुस्थल में तपा देना, हिमालय में गला देना, पर मेरी कविता को सुनकर जो वाह ना करते हो ऐसे अरिसकों में मुझे मत भेजना। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने आज मुझे सही जगह भेजा है। ऐसा आप प्रदर्शन बीच बीच में करते रहना। आप जो सभ्य लोग हैं, भले लोग हैं, आपको अभ्यास नहीं है। जब हम आशीर्वाद मांगने के लिए कहें तो इसका मतलब ये नहीं कि मंच पे आके सिर पे हाथ फिराना है, इसका मतलब है कि तालियां बजानी है, वाह करनी है। ये थोड़े से हाँ, जैसे धर्म ने यात्रा की है, जैसे व्यापार ने यात्रा की है, जैसे पत्रकारिता ने यात्रा की है, राजनीति ने यात्रा की है, ऐसे ही कविता ने भी एक बड़ी यात्रा की है। रात रात भर 15-15 कवि बैठे हैं, सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम हो रहा है। क्रिकेट 6 दिन चलता था, 20-20 होने लगा। अभी तो 10-10 का हुआ है। कुछ दिन बाद मुझे लगता है टॉस रह जाएगा कि तू जीत गया हम हार गए, हो गया। क्योंकि जिस तरह से पैसा बरस रहा है, फॉर्मेट छोटा हो रहा है। ये सब चीज़ों में होता है। कवि सम्मेलन का फॉर्मेट भी थोड़ा छोटा हो गया है। 8:30 बजे तक की समय सीमा है। 9 बजे मुझे कहीं डिनर पे जाना है, तो आपके पास भी समय की सीमा है। तो किसी को पहले जाना हो तो कृपा पूर्वक अभी निकल ले। नहीं, किसी के वो महत्वपूर्ण लोग हैं, कोई काम हो सकता है, किसी का कोई भी काम हो सकता है, वो पहले चला जाए। क्योंकि जब कवि कविता पढ़ता है, उसमें से 200-300 लोगों में एक आदमी उठे तो लगता है आत्मा पे पैर रखता हुआ चला गया है। तो कोई बहुत आवश्यक नहीं है, और ऐसा कहीं प्रावधान संविधान में भी नहीं है कि कार्यक्रम में आए हो तो कविता सुन के ही जानी है। हाजिरी लग गई है, लाला जी ने आपको देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार ने आपकी हाजिरी लिख ली है। तो किसी की ज़्यादा व्यस्तता हो जा सकता है। मैं स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री माँ वागीश्वरी को स्मरण करता हूँ, मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया को स्मरण करता हूँ। तो मैं पहले स्वर के रूप में मेरे बहुत प्रिय कवि को बुला रहा हूँ, जो जबलपुर नर्मदा के किनारे से आया है। तो एक बस यही निवेदन है कि अब जो जीवन का समय बीत रहा है वो डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो 200 वर्ष बाद भी ये शाम देखी जाएगी, 400 वर्ष बाद देखी जाएगी, मेरे आपके जाने के 1000 वर्ष बाद भी देखी जाएगी। तो इसमें मेरा आकलन तो कवि के रूप में होगा, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। पर चेहरे आपके भी दिख रहे हैं, आपका भी आकलन एक श्रोता के रूप में होगा। तो 4 पीढ़ी बाद परपोता ये नहीं कहे कि नाना बड़े मनहूस आदमी थे, इतनी अच्छी कविता पढ़ी और कैसे बैठे हुए थे सुट्ट से, ना ताली बजा रहे थे ना हंस रहे थे। तो मुझे आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता है।
है। तो आप मितम च सारम च इति च वाग्मिता, कम कहा जाए ज्यादा सुना जाए। आज संवाद का कोई ज्यादा अवसर नहीं है, संचालन के किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है। बस जहां आपके अंतर्मन पर कवि छुए आप उसे दाद दें। बहुत मुश्किल है। हमारी भाभियां, हमारी माएँ बैठी हैं, जैसे एक शिशु को जन्म देने में 9 महीने का प्रसव लगता है और उस पल पल उस आहट को अनुभव करती है माँ, ऐसे ही कविता के बाहर आने में आत्मा उतनी ही टूटती है जितना शरीर टूटता है, उसके बाद कविता बनती है। अगर उस सर्जना को देखकर किसी के मुंह से वाह ना निकले तो ऐसा ही दुख होता है जैसे माँ की गोद में खेलते हुए छोटे शिशु कन्हैया को देखकर कोई पड़ोसन ये ना कहे कि लल्ला बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा। तो हमारा बस इतना ही मन है। मुद्रा तो मुझे पता नहीं कितनी मिली है, वो मेरा ऑफिस लेता है और उससे मुझे कोई ज़्यादा तात्पर्य भी नहीं है। वो तो समाप्त हो गया, क्रिया व्यापार समाप्त हो गया। अब मेरी आपकी संबंधता बची कि आप यहाँ बैठे। महाराज जी ने कहा हम नीचे बैठे। महाराज जी ये साहित्य की तुला है, इसमें जो पलड़ा नीचे है वो भारी है, इसलिए आप नीचे बैठे। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। और इसलिए कह रहा हूं, मैं बचपन में श्याम भैया स्कूल गया तो उस स्कूल की जो टीचर थी, पहला पब्लिक स्कूल खुला हमारे कस्बे में, पिलखवे में, 15-16 हज़ार की आबादी का एक बनियों का कस्बा है। उसमें हमारे पिताजी प्रोफेसर थे। तो उस पब्लिक स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया। तो उसमें जो पढ़ाती थी संगीत की शिक्षिका, वो हमारे पिताजी की विद्यार्थी थी। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने उससे कि बेटा ये गाता बहुत अच्छा है, इसको तू प्रार्थना गवाना। उसने कहा जी सर। मैं गया तो प्रार्थना गवाई गई, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आपने भी सुनी होगी, पहले यही प्रार्थना होती थी। मैं शाम को घर आया, सो गया। 3-4 दिन बाद उसने मुझे कहा गाओ प्रार्थना। मैंने कहा मैं नहीं गाता, प्रार्थना गलत है। तो उसने मेरे पिताजी से कहा जी कि ये तो गाता नहीं है, कहता प्रार्थना गलत है। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बुलाया कि आपको सूचना ही नहीं है, आपके घर में तुलसीदास पैदा हो गए। मेरी माँ ने कहा कि कैसे? बोले इन्होंने निर्णय लिया है कि प्रार्थना गलत है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि छठी की बात थी, 5वीं करके गया था। बोले प्रार्थना गलत कैसे है? मैंने कहा जी हमारे यहाँ नत्थू पंसारी की दुकान है, उस नत्थू पंसारी के यहाँ सामान मिलता है किचन का। मैं उससे जाके कहूँ 2 तोले सोना दे दो, 10 तोले। तो मूर्ख मैं कि नत्थू पंसारी? बोले तुम। तो मैंने कहा जब वो खुद ही कह रहा है भगवान कि हे प्रभु आनंद दाता, मैं आनंद देने वाला हूं और उससे ज्ञान मांग रहे हो, और अगली जो बात कह रहा हूं उस पर तालियां देना। एक बार जीवन में आनंद आ गया तो ज्ञान की आवश्यकता है क्या? और कुछ लोगों के हाथ बंद रहे, शायद अब ताली बजें। एक बार जिन्हें ज्ञान मिल गया उनके जीवन में आनंद बचा क्या? सारी दुनिया में जितना फजीता चल रहा है ये ज्ञानियों के कारण चल रहा है। इस विश्व में जितनी घृणा है, जितना पाप है, जितना अनाचार है, जितनी हत्याएं हैं, वो आध्यात्मिक चेतना की वजह से है। तो कविता आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना पहुंचाने का काम करती है। मैं सुदीप से अनुरोध करता हूं कि वह कृपा पूर्वक कविता पढ़े। आपको केवल एक काम करना है, जहां कविता समझ में आए वहां धीमे से ताली बजानी है और धीमे से वहां करना। जहां समझ ना आए वहां थोड़ा और जोर से। उससे क्या है कि पड़ोस के व्यक्ति को भ्रम बना रहता है कि अपन अच्छे आदमी के बगल में बैठे थे, क्योंकि हमको तो कन्फर्म है कि हमने अच्छी कविता लिखी है। भाई 30-35 साल हो गए, लोग कह रहे हैं तो अच्छी लिखी होगी। अब आज आपको कन्फर्म करना कि आपको सुननी अच्छी आती है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर सुदीप का स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ब्रज सेवा समिति वो ब्रज जिसके रज रज में आनंद बसा है, और आप उस आनंद की सेवा करने वाले लोग हैं। ईश्वर ने आपको इतना सौभाग्य दिया है पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनकर के और आपके दर्शन पाकर के ही हमें लगता है कि आज हम अलग लोक में पहुंच गए। वहां बैठ करके सिर्फ आपके दर्शन करके ही बड़ा आनंद हो रहा है। आपने कहा हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, दरअसल ये मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। अच्छा है। कल से हम तो जब भी बैठते हैं साथ में, अभी बहुत बहुत आशीष मिलता है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो तब भी डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि बेटा पता नहीं कि किस दिन जो है ये वस्त्र जो है भगवा धारण कर लें और बस
किसी भी दिन जा सकते हैं। अब आपने भी कह दिया है तो हम लोग डर रहे हैं हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है, महाराज जी अकेले थोड़ी बैठ से, पीछे उनके भी बैठे हैं 3 कवि। नहीं, वो दरअसल वो तो मैं समझ रहा हूँ वो भी उन्हीं के हैं, लेकिन हमारे पीछे भी कुछ और है। लेकिन बहुत मेरा सौभाग्य है, और एक बात कहते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि हम भी ब्रज के ही रहने वाले हैं। 40-45 वर्षों पूर्व जबलपुर चले गए, लेकिन हम ब्रज के, हमारी माँ आज भी ब्रज भाषा बोलती हैं, तो अपने ही घर परिवार के लोग हैं। मैं 2-3 रंगों में कविताएं सुनाता हूँ। एक हास्य की कविताएं, पैरोडियाँ भी लिखता हूँ, पारिवारिक हास्य पे भी बात करता हूँ। बस आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के। वाह 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 वाह, क्या बात है सुदीप, वाह। तो राजनीति, आज सुबह सुबह अभी जब घर पे थे गाजियाबाद में, तो आ रहे थे तो कहने लगे यार खाली खाली लग रहा है, तू ये मफलर पहन ले। नहीं, मैंने कहा दिल्ली जा रहा है तो मफलर पहन ले। लेकिन मैंने कहा मैं आपका विश्वास पात्र हूं, बना रहूंगा। मैं इस मफलर की सौगंध खा के कहता। बहुत, एक तो राजनीति बहुत हंसाने का काम करती है। 2-3 चीजें राजनीतिक सुनाता हूँ, फिर मैं एक गीत ऐसा सुनाने चाहता हूँ। जैसा आज कहा, मैं एक ऐसे अलग विषय पे कविता सुनाऊंगा, चूंकि मातृशक्ति बहुत है यहाँ। लेकिन 2-3 पैरोडियां अपने जो मेरा ब्रांड है वो सुनाऊंगा आपको। एक तो भाजपा के जो जितने भी नेता हैं बड़े कमाल के लोग हैं, और उनके कार्यकर्ता बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत कार्यकर्ता हैं। चुनाव हो बस काम बताओ, उनको ये भी नहीं पता कि बैनर पोस्टर कहाँ लगाना है, कुछ नहीं पता। वो एक जगह, अभी बंगाल में चुनाव हुए, वहां पे चुनावी लक्ष्य था अब की बार 200 पार। वो एक कार्यकर्ता ने उनका बहुत बड़ा बोर्ड बनवाया और ले जाकर के पेट्रोल पंप पे लगा दिया। अब की बार 200 पार। आप जो है बड़े डॉक्टर साहब हैं। एक कार्यकर्ता पहुंच गया वो मैटरनिटी नर्सिंग होम, अच्छा, वहां पे लिखाया आएगा तो मोदी ही। अच्छा था। ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपके चेहरे पर हंसी बनी रहे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना। कोविड की इस बड़ी महामारी के बाद इतने सारे जीवित लोग एक साथ देख करके मन प्रसन्न हो गया। बस यही आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। वरना कभी कभी हमारे ठीक सामने ऐसे लोग आ जाते हैं, बिल्कुल हंसते नहीं हैं। कल अहमदाबाद में 50,000 लोग खूब हंस रहे, खिलखिला रहे। वो सामने एक बहन जी बैठी हुई, बहन जी क्या माता जी बैठी हुई, वो मुझे देख के घूरती रही बड़ी देर तक। लोग हंसे वो घूरे, लोग हंसे वो घूरे। जब 10-15 मिनट हो गए, मैंने कहा ये नहीं हंसती। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बहन जी आपको मुझसे कोई तकलीफ है? कहला नहीं तुझसे तकलीफ नहीं है। तो मैंने कहा कुछ बात है, आप मुझे गुस्से से घूर रही हैं, कुछ कारण? तो कहने लगा कारण ये बेटा कि तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। बहुत अच्छे सुदीप। मैं तनाव में आ गया। मैंने कहा जी कुछ तो फर्क होगा। उनने कहा एक फर्क है बेटा। मैंने कहा क्या? कहने लगी मूंछों का। उनकी हैं। एक बार जब मिलके तालियां बजाएं, मैं जरा आपको पैरोडियां सुनाता हूं। मैं यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं आपको। हाँ बेटा। यूपी का चुनाव परिणाम 3-4 चरणों में है। अच्छा है। थोड़ी देर आप मेरे जैसे हो जाइएगा, फिर उस आदेश का पालन करूंगा जो मुझे सुनाने के लिए कहा। यूपी का चुनाव परिणाम 3-4 चरणों में हुआ। पहले अमित शाह जी कैराना गए जयंत चौधरी जी को समझाने, वो हैंडपंप वाले जिनका टोंटी वालों से गठबंधन हुआ। फिर उसके बाद चुनाव परिणाम आए, फिर मुझे अखिलेश जी मिले, फिर राहुल जी और मोदी जी का आमना सामना हुआ। हाँ। ये 4 सीक्वेंस की पैरोडियां छोटी छोटी सुनाता हूं, सुनिएगा। अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी जी को मनाने। कैसे गए सुनिएगा। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, वाह। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना। के
कि वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। आपको लगता है कि आप अगली पंक्ति गा सकते हैं, आपके जहन में आ जाए तो गाइएगा मेरे साथ। बहुत मैंने कहा ना थोड़ी देर मेरे जैसे हो जाइए कि कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को। मतलब समझ तो आप भी रहे हैं। अरे वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में, टोंटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात ना माना के वो उन्हें प्यार करते हैं और अभी तक इंतजार करते हैं। वो माने नहीं, रालोर अभी जीत गए वहां पे फिर से। तो यूपी का चुनाव परिणाम आ गया। इसमें आप लोग तो कीर्तन वीर्तन करना खूब अच्छा जानते हैं। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। मैं जो अगला सुनाने जा रहा हूं, टाइमिंग ठीक रखिएगा। एक जगह आहा, एक जगह ओहो, ऐसे ही करना। सुनिएगा यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में कि केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, हो योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। ये अच्छा था, सही जगह बस किया। फिर मुझे अखिलेश जी मिले। अच्छा। तो मैंने यूपी का चुनाव परिणाम उनको सुनाया कच्चा बादाम स्टाइल में। कच्चा बादाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। अब मैंने उसकी पैरोडी बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, और जिसको धुन याद है उसको आनंद बहुत आएगा। सुनिएगा यूपी का चुनाव परिणाम पैरोडी है कच्चा बादाम। मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम। काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या साइकिल, साइकिल धड़ाम हो गई। तो राहुल जी पदयात्रा के लिए दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, लेकिन जाते समय उत्तर प्रदेश से उनका मोदी जी से आमना सामना हुआ। ये आखिरी पैरोडी सुनाता पॉलिटिकल। तो ये राहुल जी और ये मोदी जी दोनों का आमना सामना हुआ, गुजराती स्टाइल में बातचीत शुरू। आनंद आएगा, इस समय सर्वाधिक वायरल है ये। राहुल जी मोदी जी बातचीत शुरू कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। आप लोग गाइए मेरे साथ तो अच्छा लगेगा। कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम। सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय, मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे। देखिए मेरी तो ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर।
असीम कृपा है ईश्वर की। मैं ट्रैक बदल रहा हूं। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है, इसमें हंसने की क्या बात है? ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। गौरैया, गौरैया। आदेश है तो सुनाता हूं। देखिए, 2-3 टिप्पणियों से शुरू करूंगा इसको हाँ। मैं। आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता होगा। लव मैरिज में शादी अपनी ही प्रेमिका से होती है। एक मास्टर ने एक बच्चे से पूछ लिया, एक लड़के से पूछ लिया कि बेटा एक्स की वैल्यू बताओ। तो लड़के ने जवाब दिया, मास्टर जी जो हमें छोड़ के चली गई, हमारी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन बात उसने बड़ी कह दी। मैंने यहां से बात उठाई। मैंने एक्स की वैल्यू भले ही किसी की नजर में कुछ ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके 35 टुकड़े कर दें। वाह वाह। मैं यहां से बात उठाता हूं। अभी नव वर्ष का खूब आनंद मना रहा था, लोग खूब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहीं एक बच्ची रौंदी जा रही थी 12 किलोमीटर सड़कों के नीचे। ईश्वर ईश्वर। मैं बहुत जिम्मेदार लोगों के सामने, बिहारी जी की सेवा करने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से एक गीत सुनाता हूँ। मेरी बहन यहाँ बैठी है और ऐसी बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं, मातृ शक्ति बैठी हैं। मैं 2 बेटियों का पिता होने के बाद ये गीत लिख रहा हूँ। और घटना जरा ऐसी है, घटना सुन के थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन चूंकि यहाँ हमारा संत समाज बैठा है, और एक शुभकामनाएं मैं जैन समाज के लोगों को, जैन धर्म के लोगों को, पालन करने वालों को देता हूं कि उन्होंने हमको तीर्थाटन और पर्यटन का अर्थ समझा दिया। बहुत अच्छा। एक बार सम्मेद शिखर जी के लिए जो आंदोलन हुआ, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। एक समाचार फ्लैश हुआ ब्रेकिंग न्यूज में, नीचे सुन लीजिएगा, केवल 3 मिनट मांगता हूं आपके। हम पिता पुत्री सब बैठे हुए देख रहे थे। एक ब्रेकिंग न्यूज चली कि कुल 2 महीने की बच्ची के साथ कहीं दरिंदगी हो गई। मैंने, माँ मीरा का देश है, कृष्ण का देश है, राधा का देश है, प्रेम का देश है, वहां पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक पिता का दर्द निकला है और मैंने ऐसी गंभीर घटनाओं पर कविता लिखने का और उनको सुनाने का प्रयास किया। एक आश्वासन दे देता हूं कि यहाँ पिता के यहाँ 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां एक साथ बैठी हुई हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं, माँ बीणा पानी का एक लेखनी का बहुत सबसे छोटा पुत्र होने के नाते, कि आपको कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि कवि क्या बकवास कर रहा है। आप सब मिल बैठ करके सुनिए। समाज के एक बहुत ऐसी विकृति पर मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है। कविता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा, बस समर्थन देते रहिएगा। एक बार मुझे तालियां बजाकर स्वागत है। बहुत अच्छी कविता है सुदीप, बहुत अच्छी कविता। पढ़ो बेटा। कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। वाह। कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे। डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। वाह 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 सुदीप, क्या मीठा और क्या दर्द गाया। वाह। अभी शाख पर को पल फूटी, अभी नोच कर खाई। जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। वाह। कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वाह। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे। डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया है। सुनिएगा कि पंखुड़ियों ने खुशबू, बस एक बात जुड़ जाना, थोड़ी 2 मिनट बस आप मुझे सुनिए। पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए हैं।
शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं। पुरवाई से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे। जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। जहां घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। कौन करेगा बोलो उजड़े गुलशन की भरपाई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई गौरैया ने। वाह 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 सुदीप बाबा, आप अद्भुत अद्भुत। मुझे पता नहीं मैंने कितने कवि सम्मेलन किए पिछले 4-6 महीनों में, लेकिन आपके नेत्र, आपके भाव मुझे बता रहे हैं कि सुदीप भुला आज सबसे बड़े मंच पे हो जीवन के। इस कविता को सुनने वाले सबसे बड़े लोगों के बीच खड़े। जीते रही, क्या बात है। सुनना कि जहां बेटियां पूजी जाती होते हैं नवराते। नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। जहां कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते। अपमानित करने वालों के वंश जहां मिट जाते। अरे वहां दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई। आई कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई गौरैया ने। वाह 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 वाह। मैं अपने काव्य पाठ का और इस गीत का आखिरी अंतरा निवेदित करता हूँ। एक 2 बेटियों का पिता, हमारे, मेरी भी 2 बहनें हैं, डॉक्टर साहब भी 2 बेटियों का पिता, ये हमारी बहन बैठी हुई है। कविता की मर्यादा का पालन करते हुए विषय रखता हूँ और काव्य पाठ का समापन करूंगा इसमें। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। जब माँ मीरा ने सुना होगा, सुनना आप तो सब कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, सुनना। मीरा बाई ने अपना, मीरा बाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है। हाय 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 वाह वाह। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। पूरे देश में मथुरा से पायलें बन के जाती हैं, छोटी छोटी पैजनियां बन के जाती हैं जो नवजात बच्चों को पहनाई जाती हैं। छुम छुम बजती हैं, बच्चियां खेलती हैं। एक पिता सुना रहा है अगली पंक्ति, अगर कलेजे से सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुनाने की मैं हिम्मत करता हूँ। उसके बाद फिर आपके मन की क्या आवाज है वो आप मुझे बता दीजिएगा। मीरा बाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है। बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है। तन्हाई में फफक रही बिस्मिल्लाह की शहनाई। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। वाह 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 सुदीप, क्या बात है। बिटिया को पैजनिया माँ ने डर कर नहीं दिलाई। अरे टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई। हाय 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 वाह। टूट गए विश्वास डराती अपनों की परछाई। और जो जन्मी भी नहीं अभी तक वो बिटिया घबराई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई। गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है। कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे। डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़
दिया है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज के समारोह का प्रारंभ, आज के इस छोटी सी कवि गोष्ठी का प्रारंभ एक सार्थक कविता से हुआ। आपने उसे बहुत आशीर्वाद दिया, मेरे कहने से भी एक बार आप और तालियां बजाकर उसे अपना शुभकामना आशीर्वाद दें। कहीं कोई गंभीर समस्या तो है मूल में, जिसका उपचार धर्म को करना पड़ेगा, संस्कृति कर्मियों को करना पड़ेगा, और संस्कृति की अभिरक्षा करने वाले व्यवसायियों को करना पड़ेगा। हमारे देश में एक लड़का है, दिल्ली का व्यापारी का बेटा है, क्रिकेट खेला। क्रिकेट कोई सरकार नहीं खिलवाती, वो निजी प्रतिभा का निवेश है कि उस बच्चे ने मेहनत की और विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। एक दूसरी लड़की है, वो अभिनेत्री बनी, इसमें भी सरकारी सहयोग नहीं है, उसने अच्छी फिल्में करी, पॉपुलर हुई। इन दोनों बच्चों ने विवाह कर लिया, उनकी एक बिटिया पैदा हुई छोटी सी। अब वो एक साल पहले 2020 के मैच में हार गई टीम, वो कप्तान था। तो क्या क्या उस बच्ची के बारे में लिखा गया। बेंगलोर से किसी ने ट्वीट किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने वो ट्वीट बेंगलोर के उस समय के डीजी जो थे उनको टैग कर कहा इसको नैप करिए कि कौन नीच आदमी है जो इस छोटी बच्ची के बारे में ऐसा लिख रहा है। तो जो लड़का पकड़ा गया वो कोई बेपढ़ा लड़का लिखा नहीं था, वो कोई लेबर नहीं था, वो मेरे आपके टैक्स से बनी हुई IIT IIM का पढ़ा हुआ लड़का था। वो मल्टीनेशनल में 64 लाख रुपए साल पर काम करता था, 24 साल का था, उसके 3 भाई भी थे, एक बहन भी थी। इसके बाद उसने टिप्पणी की। इसका मतलब यह है कि जो प्रगति है, ये जो बड़े बड़े आपने अस्पताल बनाए हैं, बड़े बड़े जो आपने हाईवे बनाए हैं, ये जो आपने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए हैं, ये जो मैबैक 3.5 करोड़ की चलने के लिए आपने मार्ग बनाया है, मर्सिडीज S क्लास चलाने का मार्ग बनाया है, इससे संस्कृति और संस्कार का रास्ता तय नहीं होगा। क्योंकि यहां बैठे हुए लोगों, लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चारित्र देश का उसे कहां से लाओगे। उसका निर्माण तो कविता करेगी, उसका निर्माण तो आपकी संस्कृति कर्मी करेंगे। उनको तय करना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ टीवी में, मैं पीछे कोविड में कुछ समय फ्री था, खाली था, तो मैंने एक खेत में रहता हूँ, एक कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे, गाय वाय रखता हूँ वहाँ, 6 एकड़ की एक छोटी सी ज़मीन है, वहाँ खेती करता हूँ। तो एक ने मुझे किसी ने फ़ोन किया कि फ़िल्म लिख देंगे क्या। मैंने कहा मैं फ़िल्म लिखता नहीं हूँ। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा आप ही लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दी वो फिल्म, उसको इस बार फिल्म फेयर में मिला 10वीं, अभिषेक बच्चन ने उसमें काम किया फिल्म फेयर में। तो वो बम्बई में बात पहुंच गई कि कुमार विश्वास ने एक फिल्म लिखी। तो तुरंत वहाँ के एक बड़े डायरेक्टर का फ़ोन आया कि सब वो नेटफ्लिक्स की सीरीज लिख देंगे क्या। मैंने कहा नहीं, वो मैंने लिखा। अरे भाई साहब आप लिख दीजिए, 13 एपिसोड का पहला सीजन है, 5 एपिसोड के, पैसे आपके मन मर्जी के। मैंने कहा नहीं आप भेजिए। तो उन्होंने मुझे भेजा एक, वो नशे के खिलाफ, और नशे का एक मामला था कि नशे की 2 कंपनियां आपस में लड़ती हैं। मेरे मन का नहीं था, फिर भी मैंने पहला एपिसोड लिख कर भेजा। उनका 15 दिन बाद वहाँ से मैसेज आया कि थोड़ा ठीक है, इसमें 4 चीज़ें 10-10 मिनट के इंटरवल पे डाल दीजिए। एक अप्रत्याशित हत्या, एक अप्रत्याशित बलात्कार, एक इंडियन जो सिस्टम है, ये माँ बाप, इसके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट, और चौथी चीज़ ऐसी जो मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोले एक काम करिए, एक असिस्टेंट राइटर रख लीजिए, वो कर देगा ये सब गाली वाली आप। मैंने कहा भाई नाम तो मेरा ही जाएगा। और वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा था कि 100 साल बाद मेरे नाती का लड़का कहे कि हमारे पढ़नाना बहुत कीचड़ आदमी थे, ऐसी कौन सी पैसे की कमी पड़ गई थी जो ये कूड़ा लिख के गए थे, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक विधिवत षड्यंत्र है। यहाँ बैठी हैं बेटियाँ, हमारी बिटिया ने पढ़ा अभी अपने परिवार का पूरा लेखा जोखा, बच्ची ने यहाँ आकर। पश्चिम का पूरा षड्यंत्र है, आपका सोना चला गया, आपकी टेक्निक्स चली गई, आपका आत्मबल चला गया। अब एक चीज बची है, वो है आपकी पारिवारिकता, आपका घर, उसका संस्कार। और अगर उसका नाश कर लिया तो फिर ये लड़का अकेला हो जाएगा, फिर ये लड़की अकेली हो जाएगी, फिर ये 20 साल की डिप्रेशन में होगी। बेटियां बैठी हैं यहाँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक अभी बाहर ही पढ़ती है, एक बाहर से पढ़ के आगे भारत में व्यापार करती है, और हमारे घर परिवार में साथ काम करने वाली बच्चियां भी बैठी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मिथिला की राजकुमारी, जिसके चरणों के नीचे रेशम स्वयं बिछ जाता था, जो अयोध्या की महारानी बनकर आई तो पारिजात के पुष्प मार्ग में बिखर जाते थे,
वो इसी देश के कंटकाकीर्ण मार्गों पर पैदल चली। उस जिस 14 वर्ष के संघर्ष के प्रतीक सीता हैं, उसके देश में अगर कोई बच्ची डिप्रेशन में आ जाए जरा सी एक फिल्म छूट जाने पर, तो इसका मतलब उसे ठीक से सीता पढ़ाई नहीं गई है, उसे ठीक से राम सिखाया नहीं गया। तो मैं हमारे घर की एक बिटिया से आपको मिलवाता हूँ, आप उसे अक्सर सुनते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है। मुझे एक दिन देश के एक बड़े हीरो का फ़ोन आया रात को, कुमार भाई एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें एक बच्ची पढ़ रही है, वो आप उसे वो अपनी भतीजी बता रहे हो, वो आपको चाचा जी बोल रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे उसकी कविता अपनी फिल्म के लिए चाहिए। मैंने कहा तू तो कॉमर्शियल फिल्में बनाता है 100 करोड़ 150 करोड़ की, इसमें क्या काम आएगी। उसने कहा था चले या ना चले मुझे यही वाली कविता चाहिए। तो मैंने कहा किससे गवाओगे। नहीं उसी की आवाज़ में चाहिए। और फिर कविता की ही आवाज़ में भुज फिल्म में सोनाक्षी पर वो कविता फिल्माई गई, जो आपने देखा होगा। उसने इसकी कविता को फिल्माया गया। कविता तिवारी ने हमारे घर को, हमारे वंश को बड़ा मान दिलाया है। और आज आपकी ओर से एक बिटिया ने अपने वंश का, अपने कुल का 100 वर्षों का इतिहास बांचा कि आपके घर में क्या क्या हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम दो परिवार साहित्य के, सरस्वती के और लक्ष्मी के मिल रहे हैं, तो मैं अपने घर की लड़की से कहूं कि तू भी अपने वंश का इतिहास बता। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप कविता का स्वागत। हाँ बेटा आइए, आप तीनों। हाँ, बहुत बैठिए। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप नहीं कोई बात, हो जाता है कई बार। बैठे। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। वृषभानु दुलारी के कृपा पात्रों को, आप सबको बहुत नमन करती हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरी बहन ने अपने परिवार का एक 100 वर्षों का इतिहास रखा और आदरणीय चाचा जी ने मुझे आदेश दिया है। मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ। कुछ और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसा मुझे आदेश हुआ है, मेरा अंदर भीतर से मन है कि वो पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊँ। स्वागत है बेटा। और ये बहुत सुखद संयोग है कि हम भी कवि सम्मेलनीय यात्रा के 100 वर्ष मना रहे हैं। कवि सम्मेलनीय समाज अपना 100 वर्ष पूरा कर चुका है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। हम भी अपनी यात्रा बताना चाहते हैं। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। धरा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। धरा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक सत्य से लेकर समझ ले तथ्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता। वाह बेटा। और मैं अपने मन की बात जो मैंने लिखी है वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी हमें पता चला कि आप सब मानसिक रूप से भी ब्रजवासी हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, जो मैंने अपने जीवन में, एक छोटे से जीवन में अनुभव किया, वो बात आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है। निपट, यदि आपने भी वो अनुभव किया हो तो आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही, सुने। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। निपट एकल विकल की नाव बिन पतवार खेता है। भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। भुवन भावन की महिमा है कि जो निष्काम देता है। विकट स्थिति का सागर या कि षड्यंत्रों का दलदल हो, मैं जब भी डूबने लगती वो मुझको थाम लेता है। मैं बाके बिहारी लाल की, वो मुझको थाम लेता है। और 4 पंक्तियां डूबने लगती, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, क्योंकि मैं आपके भाव को जानती हूँ। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। हाँ बेटा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना। कहीं नहीं पढ़ती हूँ, आप सबके बीच में पढ़ रही हूँ।
आपके मन की बात हो गई हो तो मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, स्वागत है सुनेगा। अपने जीवन की नैया को भक्ति भाव से ही खेना, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या, जिसे बिहारी मिल जाए, जिसे बिहारी मिल जाए उसको दुनिया से क्या लेना। मन में हो संदेह कोई भी रास्ता ना दिखलाई दे, खुद में भर विश्वास वहां बस राधे राधे कह देना, राधे राधे कह देना, राधे राधे। जिसे बिहारी मिल जाए। वाह बेटा वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या नया बहुत नया अच्छा आभार। सुनाया। इस प्रकार की पंक्तियां पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन आज वास्तविक श्रोता हमें प्राप्त हुए हैं। मैं ऐसा लग रहा है कि हम घर परिवार में बैठे हैं और आपने अपनी एक बिटिया को आदेश दिया है, उसमें विश्वास दिखाया है। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, मुझे आदेश हुआ है। एक कविता विशेष आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। 12 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस आता है, युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। चूंकि मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हूं, मेरे युवा भाई साथी यहां पर उपस्थित हैं, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, फिर एक बिल्कुल नई कविता आप तक पहुंचाने का मेरी हिम्मत हो रही है। आप मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिएगा। स्वागत है बेटा, स्वागत है, पढ़ो बच्चे। हमने अपने आदर्श उनका चयन नहीं किया, शायद तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कितने टुकड़ों में बेटियां मिल रही हैं और हम बेटियों की भी कुछ गलतियां रहती हैं। तो इसका कारण यह है कि हमने अपने आदर्श तय नहीं किए हैं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद। तो मैं कहना चाहती हूं कि हे युवा शक्ति, हे धीर वीर, जब तक नभ पर अंबर सविता, मत कायरता का वर्ण करो आवाहन करती है कविता। चढ़ चलो श्रृंग के शिखरों पर, बढ़ चलो लिए कर में मशाल, कुछ भी हो किसी हाल में हो, चमका दो नित भारत विशाल। सपने सपने तुमको बहकाएंगे, सपने सपने तुमको बहकाएंगे, लेकिन सपनों में खोना मत, संकट आएंगे जाएंगे हर एक बात पर रोना मत। यदि थोड़े झंझावातों से पथ छोड़ोगे डर जाओगे, सपने त्यागे बन गए भीरू तो बिना मौत मर जाओगे। यदि एक बार विश्वास भरो युग अपलक तुम्हें निहारेगा, लेकर भविष्य ही स्वर्ण थाल घृत से आरती उतारेगा। है कविता का दायित्व बोध शब्दों से सतत जोड़ती हूं, निर्णय तुमको लेना होगा, तुम पर ही तुम्हें छोड़ती हूं। बहुत बढ़िया, ये बहुत मेरे मन की पंक्तियां थी। वाह वाह कविता वाह। हम देश की राजधानी में रहते हैं, स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, आजादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सबको है। कहीं हम देखते हैं कि उसका अतिक्रमण होने लगता है और किसी को अभिव्यक्ति ही नहीं मिलती। ऐसे में एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस आजादी का मतलब क्या है। बिल्कुल नया गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत मन, कई बार ऐसा मन होता है कि मैं आदरणीय चाचा की उपस्थिति में ये गीत पढ़ूं, लेकिन वो मानस नहीं मिल पाता। आज आपने मुझे वो मानस दिया है तो मैं हिम्मत कर पा रही हूँ कि आजादी का मतलब क्या है। स्वागत है बेटा, पढ़ो। एक बार तालियां बजा देंगे तो मुझे हिम्मत मिल जाएगी। सुनेगा। बहुत अच्छे बेटा, पढ़ो। भीड़ बहुत है शोर गजब है, भीड़ बहुत है शोर गजब है, सारी दुनिया बड़ी अजब है, एक दूसरे से सब पूछे आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है। जान लिया मान लिया खूब पहचान लिया, फिर भी ये जानकारी कुछ तो अधूरी है।
जान लिया, मान लिया, खूब पहचान लिया, फिर भी ये जानकारी कुछ तो अधूरी है। सबकी स्वतंत्रता में परतंत्रता का भान, कहते मिले हैं लोग, आस नहीं पूरी है। भीष्म के समान तप, भगीरथ जैसा प्रण, विकट प्रयास करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ मंच के लिए न लेखनी उठाई मैंने, उत्तर तलाशना हमारी मजबूरी है, उत्तर तलाशना हमारी मजबूरी है। राग द्वेष सब में तगड़ा है, जो हम दुख महसूस करते हैं, राग द्वेष सब में तगड़ा है, गोरे काले का झगड़ा है। पूरे विश्व में देखिए, राग द्वेष सब में तगड़ा है, गोरे काले का झगड़ा है। जिसने जब भी मौका पाया, घात लगा करके रगड़ा है। तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये मसला उठता जब तब है। आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब। बेटे बहुत अच्छी कविता उठाई, वाह 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 वाह। जाति भाषा रंग संप्रदायवाद को नकार, मुक्त करें दाढ़ी और केश की स्वतंत्रता। जो आज जरूरत है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। जाति भाषा रंग संप्रदायवाद को नकार, मुक्त करें दाढ़ी और केश की स्वतंत्रता। यदि सब लोग एक राह पे चलेंगे नहीं, व्यर्थ होगी दर्जा विशेष की स्वतंत्रता, व्यर्थ होगी दर्जा विशेष की स्वतंत्रता। अलगाव को मिटा के किसी भांति लाई जाए, प्राणियों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता। परतंत्रता की हार हर रोज होती रहे, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता, बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। सीमा पर गोलाबारी है, युद्ध निरंतर ही जारी है। सीमा पर गोलाबारी है, युद्ध निरंतर ही जारी है। कहीं जातियों में टकराहट, कहीं बिगड़ बैठा मजहब है। आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है। और क्षमा के साथ पढ़ रही हूँ, ये आजादी देखने को कहाँ मिलती है। बेटा रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब तामझाम की स्वतंत्रता। तामझाम की स्वतंत्रता। रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब तामझाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। मिलने ना पाए दिल, सिलने ना पाए जख्म, मिलने ना पाए दिल, सिलने ना पाए जख्म। अल्लाह की कहीं है कहीं राम की स्वतंत्रता, अल्लाह की कहीं है कहीं राम की स्वतंत्रता। परतंत्रता की खाई यदि नहीं रोकी गई, बोलो फिर बोलो किस काम की स्वतंत्रता, बोलो फिर बोलो किस काम की कविता, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए, वाह वाह बेटा वाह। मेरे भाई ने, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। क्या बोलो पे हाथ फिर, रखा बोलो है। फिर किस काम की स्वतंत्रता। चेहरा विकट घिनौना दिखता। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं किया करती हूँ। यदि आपको किसी का चेहरा दिख जाए तो आप सबका आशीर्वाद मिले। चेहरा विकट घिनौना दिखता, जीवन एक खिलौना दिखता, जीवन एक खिलौना दिखता। चेहरा विकट घिनौना दिखता। किसी धर्म वाले अंधे को, किसी धर्म वाले अंधे को संविधान तक बौना दिखता। किसी धर्म वाले जिंदाबाद, वाह बेटा वाह। धर्म वाले अंधे क्या इशारा है। संविधान तक बौना दिखता। राह नहीं, राह नहीं, राह नहीं भूला है, फिर भी सतपथ को अपनाता कब है। आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी का क्या मतलब है, आजादी
का क्या मतलब है। 24 कैरेट कविता। बस अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूँ, शायद समाधान हो। जीती रहिए, जीती रहिए। ज्ञान गुण वाले अश्व तपनिष्ठ होके चले, ऐसे शुभ रथ मच जाए ये स्वतंत्रता। ज्ञान गुण वाले अश्व तपनिष्ठ होके चले, ऐसे शुभ रथ मच जाए ये स्वतंत्रता। लोग एक दूसरे को जाने माने आगे बढ़े, शायद सभी को पच जाए ये स्वतंत्रता। शायद सभी को पच जाए ये स्वतंत्रता। वर्तमान को सहेज लीजिए, भविष्य हेतु इतिहास ऐसा रच जाए ये स्वतंत्रता। धधक रही बारूद वाले ढेर पर बैठ, कुछ भी करो कि बच जाए ये स्वतंत्रता। कुछ भी हाय 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 हाय। कुछ करो ये बच जाए। और एक बहुत कड़वी पंक्ति पढ़ के अपना समापन कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा, मुझे हिम्मत दे दीजिएगा। मुल्ला पाड़े लड़ जाते हैं, मुल्ला पाड़े लड़ जाते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। मुल्ला पाड़े लड़ जाते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। फूल सरीखी बातों वाले, फूल सरीखी बातों वाले, शूल सरीखे गड़ जाते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं समझ पाते हैं, वही राम है वो ही रब है। आजादी। वाह वाह, क्या बात है मेरा बेटा। ओह, अरे अरे, वाह वाह भाई, दोनों हाथ में, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि इस देश में अंग्रेज की बनाई हुई एक बिल्डिंग में जो 750 लोग बैठते हैं, उन्हें अगर एक कविता सुननी चाहिए, अगर मुझसे प्रधानमंत्री जी कहें कि मेरे सांसदों को सबको एक कविता सुनवाओ, तो वो ये कविता होनी चाहिए जो कविता तिवारी ने पढ़ी। अद्भुत कविता थी। यही एक झगड़ा है, यही एक बात है जिसको कवि ने कह दिया। मैं देखता हूं साधु का, फकीर का, मौलवी का चोला पहने हुए आदमी आग बरसा रहा है, मार दो जला दो की भाषा बोलता है। कैसे हो सकता है? इस्लाम पर ईमान लाने वाले भी अगर बैठे हों तो वो भी पढ़ें कि कुरान पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारे यहाँ तो महर्षि वेदव्यास ने यह कहा है कि धर्म यो बाधते धर्म, जो दूसरे धर्म को बाधा दे वो धर्म हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ का पता नहीं कहाँ से किताब कौन से पन्ने से पढ़ा रहे हैं लोग बाग और कौन से पन्ने से पढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इसने इस कविता को लिखने का और गाने का साहस किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात तो है ही। आपने इस कविता को उतना समर्थन देकर भारत की आवाज हम तक पहुंचाई, ये महत्वपूर्ण बात। अन्यथा टीवी चैनल पर देखकर हमको लगता है कुछ और देश चल रहा है। मुझसे लोग दिल्ली में पूछते हैं कि प्याज महंगी है कि सस्ती, तो मैं कहता हूं भाई सस्ती खरीदनी है तो जी न्यूज से खरीद लो। अब वो तो आज तक में ही आ गया है, जी न्यूज वाला जो सस्ती बेचता था। और महंगी खरीदनी है तो एनडीटीवी पे खरीद लो। एनडीटीवी ज्यादा महंगी बेच रहा था, उन्होंने चैनल ही खरीद लिया। बोले ये रोज रात को महंगी बेचता है और चैनल ही खरीद लो। कैसा समय आ गया है। डॉक्टर साहब पुरानी व्यवस्था से निकले हैं। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने बैठते थे, हम कविताएं सुनाते थे। हम बहुत छोटे थे और उनके स्नेह के भाजन थे और हमें अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा क्या होती है। उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर राणावत ने किया था। कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। किसी की व्याधि पर मजाक उड़ाना पैशाचिक है, व्यंग नहीं है। ये एक पंक्ति, एक शब्द का अंतर ही उल्लास और वातावरण को खत्म कर देता है। एक परिहास आनंद पैदा करता है और एक उपहास महाभारत करा देता है। इसका अंतर बहुत देर में समझ में आता है। पंडित जी सामने बैठे हुए थे, शिखर वार्ता एक दिन की थी, 3 दिन चल गई। प्रमोद जी ने हमको बुलाया था, महाजन जी ने, कि प्रधानमंत्री जी कवियों को सुनना चाहते हैं। 4-5 कवि हम लोग गए, पूरी कैबिनेट थी। तो मेरा नंबर सबसे पहले आया। जूनियर कवि का पहले आता है, तब मैं जूनियर था बेटा। तो गोविंद व्यास जी संचालन कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमारे बीच एक बहुत अच्छा कवि आया हुआ है, वो पढ़ेगा। तो मैंने कविता पढ़ी। मैंने कहा कि पंडित जी, एक दिन की शिखर वार्ता थी, 3 दिन की हो गई। आगरा के एक हमारे कवि हैं हरेश भैया, उन्होंने एक पर्ची भेजी थी कि प्रधानमंत्री से मिलो तो बोल देना। 250 आदमी बैठे हुए, जिनमें 70 तो कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी, रामविलास जी। मैं दिवंगतों के इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि पूछने जाओ तो मिले ही ना। होने को तो विजय गोयल जी भी थे। तो हमने कविता पढ़ दी कि 3 पंक्तियां सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो डर रहे थे और हम तो आपसे यही प्रार्थना करना चाह रहे थे, पर्ची पहुंच नहीं रही थी अंदर, कि कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, कितने भी दिन लगाना परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं जल्दी न टेक देना। हमने कविता पढ़ दी साहब, और साहब प्रधानमंत्री के अलावा कोई नहीं हंसा, सिर्फ प्रधानमंत्री ऐसे हा 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 हा, और सब चुप। वो कोने में बैठे हुए प्रमोद जी ने मुझे घूर के देखा कि दुष्ट, किस काम के लिए बुलाया था और क्या कर रहा है। और मैं डर गया कि आज के बाद से प्रधानमंत्री निवास में एंट्री खत्म। अब तो आजकल तो ऐसा माहौल है कि खत्म हो तो आदमी खुश होता है कि यहां नहीं जा रहे। उस समय तो ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री जी बुला लें तो बड़ी बात है। तो अब फोटो खिंचवाने लगे लोग बाग। तो प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल होता है कि वो उनका ही कैमरा फोटो खींचता है जो आपको भेज दिए जाते हैं, और एक एक करके लोग जाते हैं। कवि एक एक करके जा रहे थे, मैं कोने में खड़ा था। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे देखा, कहा यहाँ आओ। तो मैं डरता डरता गया, फोटो खिंचाओगे? मैंने कहा जी। तो मैं उनके पास खड़ा होने लगा तो शिव कुमार जी उनके एक पीए हुआ करते थे, मूछ वाले, ब्रज के ही थे वो। तो वो शिव कुमार जी का हाथ पकड़ के खड़े होने लगे। तो मैंने उनसे कहा, अरे आप आदरणीय बैठे रहिए। बोले नहीं नहीं, फिर किस दिन तो रात को कहेगा कि घुटने नए नए हैं। इसे कहते हैं बड़प्पन। श्याम भैया बैठे हुए हैं। असली बड़ा आदमी अपने पद से, अपनी उपाधि से, अपने यश से, अपनी शक्ति से नहीं होता। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आपको स्वयं को छोटा अनुभव ना हो। अगर किसी द्वारिकाधीश के घर में किसी सुदामा को छोटा लग जाए तो वो द्वारिकाधीश मेरा भगवान होने योग्य ना होता। दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। मैं अपनी गजल का एक शेर सुनाकर एक कवि को आमंत्रित कर रहा हूं कि दोस्त ना मिल सके वो शोहरतो सामा ना हो। द्वारिका क्या है जहां कोई सुदामा ना हो। हुआ करें आप रईस, हुआ करें आप बड़े आदमी, अगर बचपन का वो आदमी आपका दोस्त नहीं है जो गांव में आपके साथ था, तो इसका मतलब आपका द्वारिकाधीश होना अभी अधूरा है। हम सब लोग अपनी कविता सुना चुके हैं। मैं बचा हूं और एक कवि और बचा है, एक विशेष एक अवशेष। रमेश मुस्कान आगरा से आए हैं। आगरा एक बहुत अच्छा शहर है, हर कवि को जीवन में एक बार वहां जाना पड़ता है। हम लोग लौट आए हैं, ये वहीं रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी गंभीर है। बहुत दिन बाद डॉक्टर साहब लोग हंसे हैं। भगवान आपसे नाराज हो जाए तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर आपसे नाराज हो जाए नहीं 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 तो ठीक कर देता है। और दोनों ही हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनके आधे मरीज तो हमारे ही भेजे हुए हैं। हमने दिल की बीमारी की तभी तो पहुंचे। आपका तो शास्त्रों तक में उल्लेख है डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है कि गांव के किनारे चिता जल रही थी, तो 3 डॉक्टर घूमने गए, तो उन्होंने चिता जलती हुई देखा। पश्यताम चिताम दृश्य, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विचिंतयति मनः, डॉक्टर साहब ने मन ही मन सोचा, न मे गता, ना तो तलवार साहब गए थे, न मे भ्राता, न शर्मा जी गए थे, कस्यस्मित हस्त लाघव है, ये किसके हाथ की सफाई है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में है, आप मुझे क्षमा करेंगे डॉक्टर साहब। पश्यताम चिताम दृश्य वैद्यो विचिंतयति मनः, न मे गता न मे भ्राता। तो ये जो दीर्घकाय शरीर इधर बैठा हुआ है, ये श्री रमेश मुस्कान जी हैं। आकार देखिए आप, कितना विस्तार हो गया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप
उनके पैर में एक्सीडेंट के कारण थोड़ा समस्या है, जिसके कारण वो जूते पहने हुए हैं, और ये भी पड़े थे, वो वाले उठाए हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, बिहारी जी को तो पता है उन्हीं की कृपा से ये टांग टूटी थी। महाराज जी से क्षमा चाहता हूँ। और अच्छी अच्छी कविताएं खूब हो गई, स्वतंत्र हो गए हम, तो मेरा डर समाप्त हो गया कि अब हम हंस सकते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और वही प्रेम है मेरा इनके प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। थोड़ी देर आनंद लीजिए, उन्होंने भूमिका में भी बताया, सच में मैं इनका सुदामा हूँ। हाँ, कल ही इन्होंने मुझे नया कोट दिलवाया, और आज आचार्य जी कह रहे धोती पहन के आओ। महाराज जी, मैं शैतान बच्चा मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपकी सलाह जरूर मानता, पर बाहर इतनी ठंड है कि अगर मैं धोती पहन आता तो जितनी देर कविता सुना रहा हूँ उससे ज्यादा खांसता, फिर उसके बाद आप ये अपने ही हॉस्पिटल में टीबी वाले में जमा कर देते। तो ये थोड़ी देर आनंद लीजिए, कविताएं आप सुनेंगे ही, और ताली वाली बजाते रहना, वरना मैं महाराज जी को बता दूंगा कि जब ये बाहर गए थे तो आप लगा ले वाली लिपस्टिक वाली पे भी ताली बजा रहे थे। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, और 16-17 देशों में गया हूँ। बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, कविता ज्ञान ये तो आदमी बाद में सुनेगा। जैसे ये इमिग्रेशन से विदेश में बाहर निकलते हैं तो विदेशी इन्हें देखते हैं, इनकी कदकाठी को देख करके समझते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। इनके साथ तमाम वीआईपी व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं। आजकल वाई सिक्योरिटी की, वाई+ की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है। भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं, इनके साथ वो हमें भी मिलती है सुविधा, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। आनंद लीजिएगा, डॉक्टर कुमार विश्वास को आप सुनने के लिए बैठे हैं। पता नहीं होती आदमी किस मानसिकता में है, क्या सुनना चाहता है। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, मेरी बहन है छोटी, बहुत कठिन कठिन शब्दों में, और वो तो सचमुच में अच्छी कविता लिखती है। देश की, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी देश की कवियत्री है वीर रस की। वरना हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कवि आ गए जिनका मतलब कुछ नहीं होता, बहुत उन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। हाँ। सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में। हाँ। अब बात एक ही, लेकिन भाई लगा हुआ चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा। हाँ। ऐसी ऐसी कविताएं भी आने लगी। गिरावट का दौर सब तरफ है। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मैं भी चाहता था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं डॉक्टर कुमार विश्वास जैसी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्योंकि मेरा मानना ये प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं। वो कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं
उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। हाँ। प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मेरे साथ जो हुआ, आनंद लीजिए थोड़ी देर। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। समझ रहा हूं, काफी लुटे पिटे लोग भी यहां बैठे हैं। प्रेम का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जैसा प्रेम रह गया है, काफी समय बाद हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। कितना बुरा समय हमने देखा साहब, कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले। पहला लॉकडाउन याद कीजिए, कितना डरे हुए थे। याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितना डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, अपनी ही घरवाली की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच बता रहा हूं, बाहर पुलिस डंडे, अंदर पत्नी, क्या कष्ट था। वो एक दिन बोली अचानक, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन स्थिति से हम गुजरे हैं। मैं 1-2 व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। क्या हाँ, मैं सीधा सीधा एक गीत पढ़ना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी सुंदर शाम सजाई, हिंदी के कवि बुलाए, कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हाँ, और मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में मैंने एक जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी मैंने कई बार गाकर कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। तो पता लगी मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। मैं सच बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं जब बचपन में गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। आनंद के साथ सुन लीजिएगा। अच्छा, जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूं। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पांव पांव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूं। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूं। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूं यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूं मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको
हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा। और संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त जोधपुर जेल में बंद थे, तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि जेल में उनके आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। तो ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है, उसने खबर पढ़ी और मुझसे पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे, अद्भुत, वाह। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। अंतिम बंद सुन लीजिए। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। और हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे यहाँ कमाल नेता हुए, और एक नेता तो उन्होंने यहाँ छोड़ ही दिया है दिल्ली में। हाँ, अद्भुत नेता छोड़ा है, पूरे विश्व का पहला नेता है। आपने ये तो सुना होगा कि नेता झूठ बोलते हैं, वो लिखित में झूठ बोलता है। हाँ। हमारे यहाँ क्या नेता कमाल के, उस मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन परिस्थितियों में अंतिम बंद सुन लीजिए, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूं, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।